नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भंडार एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। अब दोस्तों, हम लोग आज सॉल्व करेंगे सेट नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। रहा आपके स्क्रीन पर, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय वनस्पति संरक्षण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुई थी? सर जॉर्ज सर जॉर्ज किंग के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? सर जॉर्ज किंग के नेतृत्व में हुई थी। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों कि राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? जिसका ऑप्शन होगा क्या? लखनऊ। ये आपको पूछता है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो वह कहाँ स्थित है? वो आपकी लखनऊ में है। जो भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्था है वह किसके अंतर्गत आती है? वो CSIR के अंतर्गत आती है। ठीक, उसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। देखते हैं दोस्तों, ये दार्जिलिंग क्या है? दार्जिलिंग की क्या है? चाय के लिए प्रसिद्ध है। जिसे 2004 में क्या मिला था? इसे जीआई टैग मिला था। जीआई टैग पाने वाला पहला क्या है? जीआई टैग पाने वाला पहला कहलाता है कि पहले दार्जिलिंग चाय को ही जीआई टैग मिला था। इसको कब यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था? इसको किया गया था यूनेस्को में 1999 में घोषित किया गया था। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। किसको? दार्जिलिंग स्थान को। ठीक, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह चाय के लिए प्रसिद्ध है। चाय की शुरुआत वहाँ से कब होती है? 1856 ईस्वी में चाय की शुरुआत होती है। ठीक, जो दार्जिलिंग है, इस जो दार्जिलिंग की पहाड़ी है, वहाँ पर क्या होता है? चाय उगाई जाती है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई 234 मीटर है। अगर फुट की बात की जाए तो 6982 फुट है। अब दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो स्रोत है उसको पूछा है कि क्या है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है? आपका कोयला। क्या है? कोयला क्या है? ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। अब दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा, भारत में समुद्री तट रेखा वालों राज्यों की संख्या कितनी है? तो पूछ रहा है कि जो समुद्री है, जैसे ये आपका क्या है? भारत का ये मैप है। ठीक, मैप है। ये पूछ रहा है कि यहाँ से अरब सागर है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका अरब सागर। अरब सागर से ये पूरा लगा हुआ हिस्सा, यहाँ हिंद महासागर से लेकर यहाँ बंगाल की खाड़ी तक। पूछ रहा है कि टोटल कितने राज्य आते हैं। तो दोस्तों, इसमें टोटल कितने राज्य आते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब हम देख लेते हैं कि 9 राज्य समुद्री इलाका कौन कौन से हैं। पहला आपका ऊपर से लेते हैं, पश्चिम साइड से। तो आपका पहला है गुजरात पहला। दूसरा आपका क्या है? महाराष्ट्र। उसके नीचे महाराष्ट्र। उसके जस्ट नीचे आप आइए तो तीसरा गोवा। उसके जस्ट नीचे आए तो चौथा कर्नाटक। फिर आपका पांचवा केरल। छठा आपका तमिलनाडु। सातवां आंध्र प्रदेश। आपका आठवां ओडिशा। नौवां आपका पश्चिम बंगाल। ये हमारे दोस्तों रहे क्या? 9 राज्य। इसमें से 9 राज्य के साथ साथ 2 हमारे केंद्र शासित
राज्य हैं, उनको हम लिख देते हैं। इसको इरेज करने के बाद ये हमारे दो क्या है, केंद्र शासित राज्य को भी हम देख लेते हैं। पहला हमारा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, दमन व दीव, ठीक, दमन व दीव। और दूसरा आपका क्या है, पुडुचेरी, ठीक, पुडुचेरी। यह दो हमारे केंद्र शासित राज्य। अब जो भारत का इलाका जो लगा हुआ है, जो भारत के जो राज्य लगे हुए हैं, उनकी टोटल अगर लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इनकी टोटल लंबाई देख ली जाए तो 7516.6 किलोमीटर की लंबाई पूरा यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर और आपका पश्चिमी बंगाल तक है। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही जो ऑप्शन है, कितने राज्य लगे हुए हैं, 9 हमारे पूर्ण राज्य है और 2 हमारे केंद्र शासित राज्य। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमें एक राज्य की बात कर रहा है, तो उसकी संख्या कितनी होगी, 9 होगी। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, चीन का अशोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है, चीन का अशोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। जो चीन की शोक नदी है वह क्या है, वह क्या है, शोक नदी कौन सी है, हांगो, कौन सी है, हांगो। इसे हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, क्या, पीली नदी, इसे हम पीली नदी के नाम से जानते हैं, ठीक। ये यांगशी जो है, यांग जो दिया है, यांग क्वांग जो दिया है, ये जो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगशी है। एशिया की अगर सबसे बड़ी की बात की जाए तो कौन सी है, यांगशी है। जैसे अगर विश्व की बात की जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है, वह है नील है, ठीक। लेकिन अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई में अमेजन है, ठीक। और भारत की बात की जाए तो भारत में क्या है, गंगा है, ठीक। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर विश्व लेवल में लंबाई के हिसाब से पूछेगा तो नील है, चौड़ाई किसकी अधिक है, अमेजन की। भारत की लंबी नदी क्या है, गंगा है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, यह कहाँ बहती है, चीन में बहती है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है, ठीक। मध्य एशिया में कहाँ इसकी स्थित है, तो यह है आपका ताशकंद में। ताशकंद समझौता एक बार हुआ था, ठीक। ताशकंद क्या हुआ था, समझौता भी हुआ था। अब देख लेते हैं ताशकंद की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट आंसर। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद, कहाँ है, ताशकंद है, ठीक। अब देख लेते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगावात, ठीक, अशगावात। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, ठीक। इसके बाद ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, ठीक। ये इनकी राजधानियाँ हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायु की निम्न परतों पे ऊष्मा का संचार होता है, ठीक। वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का क्या होता है, संचार होता है। तो ऊष्मा का संचार किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के विकिरण के कारण। किसके कारण, पृथ्वी की विकिरण के कारण, ठीक। यह आपका वायुमंडल है और यहाँ क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी से जो निकलती है इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, पृथ्वी विकिरण के कारण क्या होता है, ऊष्मा का संचार होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। तो चित्रकार लिपि किसे कहा जाता है, चित्रकार लिपि जो था वह सिंधु सभ्यता काल को ही क्या कहता था, सिंधु काल को ही कहा जाता है। कौन सी, चित्रकार लिपि किसे कहता था, सिंधु सभ्यता काल को, सिंधु काल को। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो यह दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार जो इसका सही एग्जैक्ट है
43.6%, यानी लगभग आप क्या कर सकते हैं 44, ठीक 44। तो इसमें क्या दिया है 44 या 45, तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी इज राइट आंसर, ठीक। लेकिन हमारा क्या है एग्जैक्ट क्या है, वह क्या है 44, ठीक। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। तो ये आपका दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत, और ये आपका उत्तर भारत। तो बताया जा रहा है कि यहाँ से दक्षिण भारत से उत्तर भारत के अंतर्गत उत्तर भारत में कौन आंदोलन चलाया था, कौन आया था, रामानंद ने चलाया था, ठीक। इस आंदोलन में और लोग थे, इस आंदोलन में और लोग जैसे चैतन्य महाप्रभु जी भी थे, और नामदेव जी थे, तुकाराम भी थे, ठीक, तुकाराम और जयदेव थे, ठीक। इतने लोगों का भी नाम उस आंदोलन के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था। तो किसके शासनकाल में ये किया गया था, यह कार्य अकबर शासनकाल में हुआ था, ठीक। अकबर शासनकाल में क्या हुआ था, यह समाप्त हो गया था। तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, अकबर का जो शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहा, अकबर का शासन रहा, ठीक। और वहीं शेरशाह की बात करते हैं तो शेरशाह का 1540 से 1545 के बीच इसका कार्यकाल रहा। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाने वाला ये व्यक्ति थे, ठीक। तो ये कब शासक किए थे, 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी में। ये अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े थे, जैसे खानवा का, चंदेरी का, पानीपत का, ठीक। ऐसे कई युद्ध इन्होंने लड़ा था। शाहजहाँ का कार्यकाल देख लेते हैं, यह 1628 से लेकर 1658 तक इनका कार्यकाल रहा। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन जो हमारी नमक होता है वह किस शैवाल से प्राप्त होता है। तो वह जो शैवाल है वह कौन सी है, लैमिनेरिया। कौन सी शैवाल है, लैमिनेरिया। वो भी लैमिनेरिया में भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक। कई प्रजातियां जैसे भूरा शैवाल, नीला शैवाल, ठीक, नीला शैवाल और हरी शैवाल, ठीक, हरी शैवाल। तो इनमें से जो हमारी भूरी शैवाल है उसी से हम क्या मिलता है, आयोडीन प्राप्त होता है। लैमिनेरिया की कई प्रजातियां हैं, उसमें से हमारी कौन सी एक प्रजाति है, भूरी शैवाल है, उसके अंतर्गत हमें क्या होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये रहा, ठीक, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक। हाइड्रो का मतलब होता है क्या, वाटर से है, ठीक। और फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक। तो जिसे पानी से क्या लगे, डर लगे, उसे क्या कहते हैं, उस रोग को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक। हाइड्रो का मतलब होता है जल, और फोबिया का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब जल होता है, और फोबिया का मतलब होता है डर। यह दोनों मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया किससे होता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया जो होता है हमारा वह किससे होता है, विषाणु से या जीवाणु से। अब आपको बताना है कि विषाणु से होता है कि जीवाणु से होता है। तो दोस्तों विषाणु और जीवाणु में हमने एक वीडियो बना के पहले ही सेट में समझाया है, सेट नंबर 12 में या 10 में, तो आप उसको जाके देख लीजिए। तो ये किससे होता है, विषाणु से होता है, ठीक, विषाणु से। यह विषाणु रोग क्या होता है, यह वायु के संपर्क में भी फैलता है, ठीक, विषाणु।
इससे प्रभावित क्या होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को कुत्ता काटे, क्या कुत्ता या बिल्ली, कई जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, सियार, ठीक, जिसे हम जयकाल कहते हैं, और भेड़िया, ठीक, ऐसे जानवर अगर काटते हैं व्यक्ति को तो 6 महीने के नियर अबाउट क्या होता है, फोबिया जैसी बीमारी उनको हो जाती है। इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, मस्तिष्क पर पड़ता है, जैसे मेनिंजाइटिस, जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं, उस पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, और सिर में दर्द होगा, ठीक, गले में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक। अब दोस्तों हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, हमारा जीवाणु क्या है। तो दोस्तों जीवाणु जो हमारा होता है एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय सेल होता है, जैसे एक कोशिकीय सेल होता है। और ईस्ट क्या होता है, ईस्ट दोस्तों हमारा क्या होता है, ईस्ट ये हमारा खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल करता है, किसी चीज़ को फुलाने में क्या काम आता है, क्या किसी चीज़ को फुलाने में काम आता है। दोस्तों प्रोटोजोआ को देख लेते हैं, यह भी एक प्रकार का क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक, क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका किसकी बनी होती है, यूकैरियोटिक की प्रकार होती है। तो इसमें दो कोशिकाएं होती है, ये क्या होती है, कैरोटिक और प्रोकैरोटिक, ठीक, क्या होती है, प्रोकैरोटिक, ठीक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो ये किसके अंतर्गत आता है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, ठीक। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ये हमारा क्या रहा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। अब हम इसको देखते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है दोस्तों, टेस्ला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अब न्यूटन किसका मात्रक है, यह दोस्तों आपके बल का मात्रक है, किसके, बल का मात्रक है, ठीक, बल का मात्रक है। एम्पियर किसका है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक है। और मीटर दोस्तों लंबाई का, ठीक, ठीक। और टेस्ला किसका है, चुंबकीय क्षेत्रफल का। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर, मैग्नीशियम जो होता है उसके दहन होने पर किस प्रकार की प्राकृतिक लौ उत्सर्जित होती है। तो किस प्रकार की लौ उत्सर्जित होगी, जब हमारा मैग्नीशियम क्या होता है, जलता है तो कैसी होती है, आपकी श्वेत और चमकदार होती है। कैसी होती है दोस्तों, श्वेत और चमकदार होती है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। आप इतना अपना काम जरूर करिए। अब हम चलते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था। तो वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत क्या किया गया था, जीएसटी को पारित किया गया था। जीएसटी को पारित किया गया था 122वें संविधान संशोधन के द्वारा। 122 यानी 122 के तहत क्या किया गया था, क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों आपकी जीएसटी कब लागू किया गया था। तो जीएसटी का जो प्रस्ताव था वह राज्यसभा में कब हुआ था, 6 अगस्त 2016 को। और वहीं अगर लोकसभा की बात कर जाए तो यह 8 अगस्त को, राज्यसभा में कितने तारीख को, 3 अगस्त को, और लोकसभा में कब, 8 अगस्त 2016 में पारित कर गया था। पूरी तरह से जब इन दोनों में पारित हो गया, जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित हो गया था, तो 12 अगस्त को, कब, 12 अगस्त 2016 को पुष्टि किया गया, ठीक, कि यह लागू हो सकता है। लेकिन अगर पूर्ण लागू की बात की जाए तो 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ, जीएसटी लागू हो गया था। जीएसटी को एक्सेप्ट करने वाला भारत 161वां देश था। इससे पहले 161 देशों में क्या हुई थी, जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी के प्रथम जो अध्यक्ष कहलाए, क्या कहलाए, प्रथम अध्यक्ष थे, वो कौन थे, अध्यक्ष जो थे
कौन है? अरुण जेटली। ठीक, स्वर्गीय अरुण जेटली। कौन? जेटली। ये हमारे क्या रहे? प्रथम रहे। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक, ये वर्तमान के ये प्रथम रहे। ठीक, इसके अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात कर जाए, जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, वो कौन है? एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। क्या? अमिताभ बच्चन। कौन है? ये ब्रांड एम्बेसडर। अब देखते हैं दोस्तों जीएसटी कितने प्रकार की होती हैं? जीएसटी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के, 3 टाइप होती है। ठीक, जिसको हम देखते हैं कौन कौन सी। एक होती है दोस्तों, जीएसटी में कितने प्रकार होते हैं आपके, इसको रीच करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ये जीएसटी के हमारे कौन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? सीजीएसटी, ठीक, एसजीएसटी और आपकी आईजीएसटी। यह आपके केंद्र के लिए होता है, यह आपके स्टेट के लिए होता है, और यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए क्या होता है? पारित होता है। इसमें दोनों काम होता है। ठीक, अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो इसकी बैठक, इसकी क्या थी? 48वीं बैठक कब हुई थी? 17 दिसंबर 2022 को इसकी कौन सी बैठक हुई थी? 48वीं बैठक हुई थी। किसकी? जीएसटी की। अब जीएसटी जब देखते हैं दोस्तों, तो जीएसटी में टोटल कितने अंक होते हैं? जीएसटी में टोटल दोस्तों कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं, जिसमें 2 भागों में इन नंबरों को डिवाइड किया जाता है। 10 जो नंबर होते हैं उसमें से 10 और 5 2 भागों में इनको बांट देते हैं। इन 10 में क्या क्या होते हैं? व्यक्ति के संस्था का नाम होता है और उनका पैन कार्ड होता है। ठीक, पैन नंबर होता है। ठीक, और 5 में होता है, वह जीएसटी क्या करती है? अपना कोड खुद बनाती है। तो इसमें टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं। अब दोस्तों जीएसटी के बारे में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बता दिया। ठीक, अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? जो हमारी वर्मिंग कंपोस्ट है वो किससे की जाती है? तो किससे की जाती है? कृमि के द्वारा। इसमें क्या होते हैं? जो हमारे अर्थवर्म होते हैं, जो केचुआ होते हैं, के केचुआ को क्या किया गया था? उत्पन्न किया जाता है कहीं से। 2 साल लाने के बाद इनको क्या किया है? गाय के, भैंस के गोबर को रखने के बाद इनको इसमें रखा जाता है, और इसमें पानी का क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। क्या होता है? एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रहे, जिससे अर्थवर्म क्या हो? न डेट कर पाए। इसके लिए क्या होता है? उसका जो रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो हमारे गोबर से प्राप्त किया जाता है। ठीक, पशुओं के गोबर से। तो वह कैसा होता है? वह कृमि कहलाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 1761 ईस्वी में क्या हुआ था? पानीपत की लड़ाई हुई थी। ये किन के बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली। ठीक, अहमद शाह अब्दाली और वर्सेज मराठों के बीच हुई थी। तो इसमें मराठे क्या हुए? हार गए, और अब्दाली जीत गए। ये तो तीसरी लड़ाई थी। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी लड़ाई को, देखते हैं कौन? दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 5 नवंबर 1556 में। किसके शासनकाल में? अकबर। ठीक, अकबर का सेनापति जो थे, अकबर का जो सेनापति कौन था? बैरम खान और जमान। दो क्या थे? इनके सेनापति थे जो अहम भूमिका निभाए थे। वो कौन थे? बैरम खान। इनके बीच और हेमू के बीच, किसके बीच?
हेमू को, उन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम क्या था? हेमू था। विक्रमादित्य का नाम क्या था? हेमू के नाम से इन्हें पुकारा जाता। तो अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था दूसरी लड़ाई? यह 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पहली लड़ाई कब हुई थी। पहली जो लड़ाई थी दोस्तों वह आपकी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी पहली। ठीक, किसके शासनकाल में हुई थी? इब्राहिम लोदी, दिल्ली का जो शासक थे इब्राहिम लोदी। ठीक, और वर्सेस बाबर के बीच हुआ था। ठीक, इसमें बाबर क्या हुए? विजयी हुए। इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों हम तीनों लड़ाइयों को एक बार लिख देते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी कब लड़ी गई थी। पहली जो लड़ी गई थी वह आपकी 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी। ठीक, दूसरी लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 में लड़ी गई थी। तीसरी लड़ी गई थी 1761 में लड़ी गई थी। ठीक, अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? जो हमारी ग्रीन पार्क स्टेडियम है वह कहाँ स्थित है? वह हमारी स्टेडियम है कहाँ? आपकी कानपुर में। कानपुर कहाँ है आपका? यूपी में। तो यह हमारी कहाँ स्थित स्टेडियम है? यह हमारी स्टेडियम है कानपुर। कानपुर में कौन स्टेडियम है? ग्रीन पार्क है। ठीक, अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? जो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल जब वंश आए थे तो वह कब आए थे? बाबर 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अभी हमने बताया था कि मुगल संस्थापक कौन कहलाए थे? बाबर क्या था? मुगल संस्थापक था। उसने किसको हराया था? दिल्ली सल्तनत के दिल्ली का जो शासक था, ठीक, शासक किसको हराया था? दिल्ली का जो शासक किसको हराया था? वह दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को क्या किया था? हराने के बाद वह किस पर शासक कर लिया था? दिल्ली पर। तो मुगल वंश का जो पहला संस्थापक कहलाया वो कौन कहलाया था? बाबर कहलाया था। ठीक, अब दोस्तों हम चलते हैं इस सेट का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। तो 20 नंबर है। हमने बताया था कि 20 प्रश्नों की केवल हम सीरीज लेकर आए हैं। तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है। ठीक, स्थित है। तो फिरोज शाह कोटला कहाँ है आपका? दिल्ली में। कहाँ है? फिरोज शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। और साथ में दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको हार्ड है या इजी है। उस हिसाब से हम आपको क्वेश्चन, और अगर इजी रहेगा तो हार्ड लाएंगे, हार्ड रहेगा तो इजी लाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन हार्ड है या इजी है। अब दोस्तों हम मिलते हैं आपसे कल इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।